हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो हम लोग पढ़ रहे थे सेंस ऑर्गन में लेक्चर नंबर 3 एनाटॉमी ऑफ ईयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईज को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, ईयर की एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। ईयर का आई का कोई कनेक्शन नहीं है तो दोनों टॉपिक अलग है। और ये है हमारा माइंड नर्चर ऐप। माइंड नर्चर के ही नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है ना, जहां पर लेक्चर्स यानी कि लाइव क्लासेस जो हैं, यानी कि जो ये क्लास है ये भी लाइव क्लास ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा था कि बिजी होने की वजह से यूट्यूब के लिए अलग से क्लासेस नहीं प्रोवाइड करवा पाया मैं, तो सेम क्लासेस को मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ लेक्चर नोट्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 5 मार्क्स के हैं। लाइव क्लासेस जो डाउट्स वगैरह रहते हैं सारे क्लियर हो जाते हैं आप लोगों के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स वगैरह तमाम चीजें वहां पर अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। यानी कि कंप्लीट पैकेज है। इवन ये जो एमसीक्यू हम करेंगे आपका आगे जाकर के, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे भी आपके ये काम में आने वाले हैं, ठीक है। जो भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे आप लोगों को पता ही होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, कोई नया जुड़ रहा है, तो सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। पीडीएफ का लिंक रहता है, डाउनलोड करो और प्रिंट निकालो। ये मेरा नंबर है, कभी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और कोर्स का प्राइस जी हाँ सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये है पूरे साल के लिए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट मात्र 1100 रुपये में, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ऐप पे चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, ठीक है। ओके, एनाटॉमी ऑफ ईयर की एनाटॉमी को बच्चों को समझने में काफी दिक्कत आती है। मैं बता दूं, ऊपर का कान समझ में आता है, बीच का भी कान समझ में आ जाता है, बट जो अंदर का कान होता है यानी कि इंटरनल ईयर, 3 पार्ट होते हैं कान के, बाहर का, बीच का और अंदर का। जो अंदर का पार्ट है जिसको हम कॉकलिया कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉकलिया। उसको समझने में दिक्कत आती है बच्चों को। उसके अंदर टर्म्स बहुत सारे हैं, तो मैं आराम से पढ़ाऊंगा, इसीलिए आज फिजियोलॉजी को कवर नहीं कर रहा हूं। वैसे सोचा था ये एनाटॉमी है छोटा लेक्चर, लेकिन इसको डिटेल करने में, एक्सप्लेन करने में आराम से करूंगा तो लेंथी हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता इसके साथ फिर आप फिजियोलॉजी में भी अपना दिमाग लगाएं। प्रॉपर वे में मैं समझाऊंगा उसका, ताकि आपको पूरा मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर समझ में आए। इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर बच्चे रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, काफी सारी दिक्कत आती है, ठीक है। तो बी केयरफुल जब मैं पढ़ा रहा हूं ईयर वाला। जिन बच्चों को समझ में आता है अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है ना, और इसको समझे, ठीक है। कोशिश करें कॉपी पेन लेके बैठे और चीजों को मार्क करते चले, कहां पे क्या चीजें हो रही हैं और किसको क्या चीज कहते हैं। स्टार्ट करें। ओके, तो एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ ईयर की अगर एनाटॉमी की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनाटॉमी ऑफ ईयर के ऊपर आता है। बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हम डायरेक्ट एक 5 नंबर का क्वेश्चन मान के चलते हैं कि एनाटॉमी ऑफ ईयर आया हुआ है। हम इसकी यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत लेंदी बेटा, इसको बाद में शॉर्ट बताऊंगा मैं, लेकिन लेंदी अगर नहीं समझेंगे तो ईयर का एनाटॉमी समझ में नहीं आएगा। एनाटॉमी समझ में नहीं आएगा तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएंगी, जिसकी वजह से फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी, मतलब रटने जैसा हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। और अगर आप लोग मेरे को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, तो मैं रटने वाली विद्या पे बिलीव नहीं करता हूं। चाहे चीजें थोड़ी लेंथी हो जाए, उसको समझो, ठीक है। आप जब बच्चे लोग कहते हैं कि सर निकले तो कुछ आना चाहिए, तो जब यहां से मुझसे पढ़ के निकलोगे तो आपको चीजों के बारे में पता होगा। चलिए, ईयर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। अच्छा, थोड़ा सा बीच में पहले हिंदी लिख रहा था मैं, तो हिंदी को थोड़ा सा बीच बीच में हिंदी हो जाती है, थोड़ा सा अजीब सा भी हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस बीच में और वर्ड ऐड करूं। मैं फिलहाल कोशिश कर रहा हूं कि हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करता चलूं। द ईयर इज कॉम्प्लेक्स मतलब एक पेचीदा ऑर्गन है। मैंने कहा ना, समझने में दिक्कत आती है। रेटिना, आंख वगैरह इजीली समझ में आ जाती है, स्किन समझ में आ जाता है, कान को समझने में दिक्कत आती है। उसको जो अंदर गोल गोल घूम जाता है कॉकलिया, उसे समझने में दिक्कत आती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 प्राइमरी फंक्शन। ये बच्चा बहुत गलत करता है। कान के 2 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन तो सुनने में काम में आता है, दूसरा बैलेंस, इक्विलिब्रियम। जो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, ये कान की वजह से खड़ा हूं। कान के अंदर एक फ्लूइड भर होता है, वो फ्लूइड अगर क्या होगा, हिल जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं गिर पड़ूंगा। देखा ना, गोल 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 जब आप घूमते हो तो चक्कर आता है, पैर नहीं रख पाते हो। क्यों? क्योंकि कान के अंदर का फ्लूइड भी गोल 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 घूमने लगता है। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, तो इसके बेटा दो काम है, एक हियरिंग है, सुनने के काम में आता है, और मेंटेनिंग बैलेंस। शुरुआत में मैंने इसको मेंशन किया इसलिए ये एमसीक्यू बहुत आता है, बच्चा सिर्फ हियरिंग को टिक करके आता है और आंसर गलत कर देता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे आते हैं। ओके, इट्स एनाटॉमी इज डिवाइडेड इनटू आउटर, मिडल और इनर ईयर। तीन हिस्सों में हम इसकी एनाटॉमी को समझेंगे, आउटर, मिडल और इनर ईयर। आउटर की बात करें अगर हम लोग, आउटर मतलब द एक्सटर्नल ईयर, ये बाहर का जो कान हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है, विच कलेक्ट। अब इसका हर किसी का काम है, कोई भी चीज बेवजह नहीं है। इसका काम क्या है, जो बाहर का ये काम है, ये कलेक्ट करता है साउंड वेव को एंड चैनल्स देम। ये देखो यहाँ ये आड़े तिरछे कान में होता है, ये बेवजह नहीं है, ये हवा को कलेक्ट करके और हवा ऐसे घूम करके फिर अंदर जाती है, चैनल उसको दिशा देता है कि भाई अंदर जाओ यहां पर। मिडल ईयर जो कि कॉन्वे करता, कॉन्वे मतलब ले जाता है साउंड वाइब्रेशंस को टू द ओवल विंडो। अभी ओवल विंडो क्या है, ये बीच का ये कान है, ठीक है ना, ये खत्म हो जाता है ईयर ड्रम पे, फिर आगे जाकर के हम देखेंगे यहाँ पे ओवल विंडो आती है, ये जहां पर लगा हुआ है, ठीक है। ओवल विंडो अंदर वाला जो कान होता है उसकी एक खिड़की का नाम होता है, दो खिड़की पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है, पढ़ेंगे अभी उसको। तो मिडल ईयर क्या करता है, इस साउंड वाइब्रेशन को यहां से होती हुई ईयर ड्रम खटखटाता है, ठीक है। साउंड वेव कहाँ आई, ईयर ड्रम पे आई, ईयर ड्रम से होती हुई इन तीन हड्डियों से होती हुई यहाँ पर एक विंडो होती है, एक मेम्ब्रेन सी रहती है, उसके ऊपर ये ऐसे धमक मारता है, ठीक है। वाइब्रेशन है, जितने तेज मारेंगे, जितना धीमा मारेंगे, उसी हिसाब से उसको सेंस करता है आगे जाकर के, फिर हमारा ब्रेन, वो पूरा सिस्टम है, समझेंगे अभी उसको। फिर आता है इंटरनल ईयर, ठीक है, विच हाउसेस द रिसेप्टर। किसी बच्चे को अगर इस वर्ड में दिक्कत आती है, हाउसेस मतलब घर होता है, ठीक है, किसका, रिसेप्टर्स का, या विच यहां पे लिख सकते हो कंटेन, सिंपल कर लेंगे जिन बच्चों को दिक्कत है, विच कंटेन रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, इंटरनल ईयर में। जो भी यहाँ वाइब्रेशंस आते हैं, उन वाइब्रेशंस को यहाँ पर अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, हेयर टाइप के रहते हैं, वो सेंस करते हैं, ठीक है, कि कैसा वाइब्रेशन हो रहा है, उसी हिसाब का, हर साउंड का अलग वाइब्रेशन होता है, उसको सेंस करते हैं, ब्रेन में भेजते हैं, ठीक है। साथ साथ में इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी को स्टेबल रखने का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ध्यान से सुनते जाना, कोई डाउट आए, ठीक है, बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम उसको साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो समझते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ये देखो, बाहर का जो कान है इसको पिन्ना कहते हैं, फिर ये यहां से लेके यहां तक जो ईयर ड्रम है, यहां तक ये आउटर ईयर कहलाता है, बाहर का कान, ठीक है। तो अच्छा, ये मिडल ईयर था ना, मिडल ईयर ये वाला पार्ट है, ये मिडल ईयर है, यहाँ पे ये तीन हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशन को लेके जाता है इंटरनल ईयर के पास, फिर ये इंटरनल ईयर के अंदर सेमी सर्कुलर कनाल वो सब वगैरह होती है, बातें समझेंगे। तो पहले पार्ट समझो, बाहर के कान से लेके ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम इज नथिंग बट इज अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, एक प्रकार का मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो जो कि ऐसे डमरू के ऊपर से हम बजाते हैं, वैसी एक मेम्ब्रेन होती है, ये हवा जाती है, ये ऐसे वाइब्रेट करती है, ठीक है। यहां तक हमारा क्या हो गया, बाहर का, बीच का केवल इतना है, ठीक है, और इसके बाद जो अंदर वाला है वो इनर ईयर कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। बाकी एस्टेचियन ट्यूब, कॉक्लिया, ये सब पढ़ेंगे, अभी समझेंगे उसको, ठीक है। आगे आते हैं, आप इनके फंक्शन समझते हैं बारी बारी से। एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर, द आउटर ईयर इज विजिबल पार्ट, ये हमको दिखाई देता है, आंखों से विजिबल है, एंड फंक्शंस टू कलेक्ट साउंड। ये फंक्शन बेटा जरूर याद रखना, साउंड या जो हम बात करते हैं ना, उनको कलेक्ट करने का काम करता है, वेव्स, एंड फनल देम। फनल का मतलब है, जैसे फनल होता है ना, फनल का काम क्या होता है, फनल क्या होती है, कुप्पी इस टाइप से रहती है ना, तो वो फनल क्या करती है, हम पानी डालते हैं तो उसको एक जगह चैनलाइज कर देता है, एक दिशा में दिशा दे देता है। तो फनल करता है इनवर्ट की तरफ, जो भी साउंड आ रही है उसको एक दिशा दे देता है कि भाई यहां जाओ, ये कान का पार्ट है। अब बात करते हैं इसके हिस्सों की। तो जो बाहर का हिस्सा है पिन्ना, ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसी को हम लोग ऑरिकल भी कहते हैं। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी भर भर के हैं,
और इसी वजह से कान से बच्चे को डर लगता है। लेकिन है ना, ईयर को समझने के लिए अच्छे से सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, सुनाई कैसे देता है इसको समझने के लिए सुनना भी अच्छे से पड़ेगा, तो ध्यान दो। ठीक है, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फोकस हो जाओ। ऑरिकल और पिन्ना। द फ्लैशी, फ्लैशी मतलब मसीला, मास मस्कुलर होता है। विजिबल पार्ट ऑफ ईयर मेड ऑफ कार्टिलेज, हम लोग जानते हैं कार्टिलेज हम लोगों ने कहां पढ़े थे, बोन वाले पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, कार्टिलेज का बना होता है। एंड स्किन, कार्टिलेज होता है उसके ऊपर स्किन चढ़ी होती है, बस इसीलिए इजीली मुड़ जाता है ये। ठीक है, क्योंकि हड्डी नहीं है। इट्स यूनिक फोल्ड, इसकी यूनिक मतलब जो अनोखे, ये देख रहे हो ये अनोखे जो फोल्ड है, फोल्ड होते हैं ये हेल्प करते हैं टू कलेक्ट साउंड वेव। साउंड वेव को पकड़ते हैं, पकड़ने का मतलब है कि जो आता है उसको ट्रैप कर लेते हैं। एंड लोकलाइज, वहीं पे पकड़ करके अंदर की तरफ डायरेक्शन दे देते हैं साउंड को। ठीक है, तो ये जो आड़े तिरछियां देख रहे हो ऐसे ही नहीं है, काम है इनका। ठीक है, देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, बाहर का जो कैनाल मतलब क्या होता है, रास्ता। ये बाहर का कैनाल है, ये रास्ता, इसको हम ईयर कैनाल भी कहते हैं। ये बाहर का ही है तो एक्सटर्नल बोला गया। द ट्यूब दैट कैरी साउंड फ्रॉम द पिन्ना, ये यहाँ जो भी साउंड कलेक्ट हुई है उसको अंदर लेके जा रहा है। ध्यान से बेटा, फिर कह रहा हूं मैं, आराम से इसको, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जो बच्चे बाद में देखेंगे, बहुत आराम से इसको समझते जाना। एक एक पार्ट को जब लिंक करोगे तो इसका आगे फंक्शन इजीली समझ में आएगा। तो ये ट्यूब क्या कर रहा है, कैरी साउंड फ्रॉम द पिन्ना, पिन्ना से साउंड को लेकर के टू द ईयर ड्रम, ये हमारा ईयर ड्रम के पास ले गया। इट इज लाइंड विद हेयर, लाइन मतलब इसके ऊपर यहाँ परतें होती हैं। सबको पता कान के अंदर हेयर होते हैं, क्या काम होता है हेयर का, ट्रैप कर लेता है बैक्टीरिया को या कोई और भी चीज होता है, पार्टिकल्स होते हैं उनको, ताकि डायरेक्ट पर्दे पे पास ना पहुंचे, इन्फेक्शन वगैरह ना हो, या कई बार कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट पर्दे पे हिट ना करे, उसके लिए होता है। इट लाइंड, लाइंड का मतलब होता है परत होती है, कवरिंग होती है, विद हेयर्स एंड सेरिमिनस ग्लैंड। दिस इज योर एमसीक्यू। कान में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सेरिमिनस ग्लैंड, और यही ग्लैंड प्रोड्यूस करती है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स जो अंदर ब्राउन ब्राउन सा चिपचिपा सा निकलता है, उसका फंक्शन है कि कोई भी पार्टिकल आता है, बैक्टीरिया आता है, वो उसमें चिपक जाता है। ठीक है, कान के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, और फिर हम लोग बाद में से कई बार जब बहुत ज्यादा हो जाता है, खुजली होती है, तो हम साफ भी कर लेते हैं, बट रोज साफ नहीं करना चाहिए। जो आजकल ट्रेंड चला ना, लोग बर्ड ले लेते हैं, रोज नहाने के बाद कान साफ करने लगे, नहीं, रोज नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बाहर का कान साफ रखो, अंदर अगर रोज साफ कर दोगे तो ये वैक्स हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है। करिए साफ अगर दिक्कत हो रही है, अदरवाइज ज्यादा साफ उसको अंदर नहीं करना चाहिए। बहुत दिक्कत होने लगती है तभी साफ करना चाहिए, वो ऑटोमेटिक निकलता भी रहता है। जब भी आपने देखा होगा नहाते हो तो वैक्स थोड़ा सा पानी से मिलकर के बाहर भी आ जाता है। चलिए, जो ईयर वैक्स होता है, ठीक है, जिसको कि हम सेरुमेन भी कहते हैं, वो कौन सी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सेरिमिनस ग्लैंड्स के द्वारा, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में पाई जाती है। ठीक है, अब यही सब चीजें हैं, यहाँ पे टर्म्स इतने आएंगे कि आगे जाके सब हौच पौच हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, आओ देखें। बोथ प्रोटेक्ट द ईयर ड्रम बाय ट्रैपिंग, बोथ, यहाँ पे बोथ कौन आ गया, हेयर और दिस ईयर वैक्स, ये दोनों बचाते हैं हमारे ईयर ड्रम को बाय ट्रैपिंग डर्ट, डर्ट को ट्रैप कर लेते हैं, वरना सीधी गंदगी जाकर के ईयर ड्रम पे चिपक जाएगी। एंड स्लोइंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं। बैक्टीरिया को पकड़ लिया, जकड़ लिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया को खाना पीना नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, तो ऑरिकल हो गया, ईयर कैनाल हो गया। नाउ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। तो क्या काम करना है, एक्सटर्नल ईयर के 3 हिस्से हैं, पिन्ना, कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। चलिए जी आगे आते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, ये लास्ट में आ गया यहाँ पर, है ना, कान का पर्दा भी बोलते हैं। थिन कोन शेप, कोन शेप क्यों कहा गया, थोड़ा सा ऐसा होता है तिरछा टाइप का, तो कोन शेप का होता है, ऐसा गोल सा रहेगा, पीछे तिरछा रहता है। मेम्ब्रेन होती है दैट सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर, आउटर ईयर को, बाहर के कान को, मिडल ईयर के बीच की जो बाउंड्री है वो ईयर ड्रम है। समझ में आ रहा है, बाहर के कान को और अंदर के कान के बीच की जो बाउंड्री है वो ईयर ड्रम है। ठीक है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रखना कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है,
साथ ही समझना है। ओके, साउंड वेव्स हिटिंग द ईयर ड्रम्स, बाहर से जो साउंड वेव्स आती हैं हिट करती हैं। अब कुछ बच्चे हिट कैसे कर रही हैं? अपना हाथ मुंह के आगे रखो और कुछ बोलने की कोशिश करो, आपको यहाँ पे फोर्स दिखाई समझ में आएगा। हम जो भी बोल रहे हैं, जो हवा निकल रही है वो धक्का मार रही है, तो वो इतना जो भी धक्का लगता है, हम जो बोल रहे हैं उससे हवा में एक प्रेशर क्रिएट होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, और वो प्रेशर हमारे कान में जाता है, ईयर ड्रम उसको सेंस कर लेता है। ठीक है, साउंड वेव हिटिंग द ईयर ड्रम कॉजेज इट टू वाइब्रेट, जिससे कि वाइब्रेट होता है और ट्रांसमिट दीज वाइब्रेशन, इन वाइब्रेशन को आगे ट्रांसमिट कर देता है टू द टाइनी बोन्स, टाइनी मतलब छोटी छोटी बोन्स जो होती हैं हमारी मिडल ईयर में, उनके पास इन वाइब्रेशन को भेज देता है। ठीक है, ये बात समझना, वाइब्रेशन आई, इससे टकराई और आगे भेज दी, ये कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी या फंक्शन में काम में आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट हो यहाँ पे डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सिंपल सा था। इंटरनल ईयर में डाउट आएगा, कुछ भी हो पूछ सकते हो। चलते हैं आगे, मिडल ईयर। ठीक है, समझते हैं। द मिडल ईयर इज एन एयर फिल्ड कैविटी, रिमेंबर, यहाँ हवा भरी होती है। ठीक है, अब देखो ये बाहर का, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, बाहर का ये कान था, तो इसको अब नहीं दिखा रहे हैं, अब सीधा हमारा मिडल ईयर ये आ गया। मिडल ईयर की बात कर लें तो ये देखो, ये कोन शेप का हमारा मेम्ब्रेन है, ये यहां से लेकर के ये, ठीक है, और ये हम कह सकते हैं ये इस टाइप से, ये मिडल ईयर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये देखो, ये हड्डी है ना, ये मैलियस जो बोन होती है, वो देखो जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये ड्रम है, ईयर ड्रम है, सिर्फ चिपकी हुई है इस टाइप से। ये जब भी हिट करेगा, ये जो हड्डी है ये हिलेगी, ये हड्डी हिलेगी, ये आगे इसको पुश करेगी, इनकस को, इनकस इसको धक्का मारेगा, किसको? स्टेपिस वाली को। ये स्टेपिस को जब धक्का मारेगा, स्टेपिस जहां पे लगा हुआ है वहां पर भी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको हम ओवल विंडो कहते हैं, जो कि अंदर, ये जो अंदर का कान पड़ेंगे ना, उसके अंदर पानी भरा होता है, जिसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं। उस पानी पे धक्का लगता है, उससे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं अंदर। ठीक है, तो ये अंदर धक्का मार रहा है, यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन होती है, उस पर धक्का लग रहा है। ठीक है, दूसरी मेम्ब्रेन होती है ये दिस राउंड विंडो। तो दो विंडो पाई जाती है इंटरनल ईयर पे, एक ओवल विंडो होती है और एक राउंड विंडो होती है। ओवल विंडो के ऊपर जो स्टेपिस नाम की जो हड्डी है, वो ओवल विंडो के ऊपर हिट करती है जब भी कोई साउंड आती है। ओके बेटा, ये जो आप सवाल कर रहे हो, ये आपके कान का इशू है, ये जाहिर सी बात है। इसको यहाँ पर मैं कोई सलाह या राय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूँ और ये जो आपका प्रॉब्लम है ये डॉक्टर, ठीक है ना, कान की सर्जरी वगैरह हुई है तो वो अपने हिसाब से होगा। बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है, वो चीज़ें आपको बताएंगे। और कान को लेकर हम कुछ कह भी नहीं सकते, कान बड़ा पेचीदा होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, कान के अगर आपके ऑपरेशन हो गए हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अब कोई भी लापरवाही ना हो, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। मैंने बताया कि मिडल ईयर जहां पर है, यहाँ पे हवा है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हवा है तो कई बार हम देखते हैं कान झंपी से लग जाती है, फूंक मारते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ये यहीं से एक ट्यूब जाता है जिसको कि हम लोग ऑडिटरी ट्यूब या स्टिचिंग ट्यूब कहते हैं, जो कि हमारे गले से जाता है। ये यहाँ के हवा को बैलेंस रखता है, मतलब ये हवा का प्रेशर और यहां से हवा का प्रेशर, ये बैलेंस रहना चाहिए। अगर मान लो यहां से ज्यादा हो गया या यहां से ज्यादा हो गया तो पर्दा फट सकती है, ठीक है ना। मान लो यहां से प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो पर्दा फट सकती है। ताकि ये प्रेशर बैलेंस हो जाए इसीलिए ये कैनाल दिया गया है। कुदरत देखो हमारी बॉडी कितना बनी हुई है कुदरती तौर पे। भाई यहाँ से मान लो तेज साउंड आ रहा है, कई बार ना दिक्कत सी लगती है, बहुत तेज वाइब्रेशन आते हैं। जब तेज साउंड आ रहा है और मान लो यहाँ पर कुछ है नहीं इसको अपोज करने के लिए, तो इतना तेज साउंड आ गया फट सकता है ये। तो यहाँ का प्रेशर इसको बचाता भी है और यहाँ चीजों को बैलेंस करता है, ठीक है ना। कई बार जो होता है करके प्रेशर गड़बड़ होता है, हम फूंक मार के कान में सेट करते हैं उसको, देखो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं खास करके। समझ रहे हो बात को? चलिए, तो यहां पर क्या भरी हुई है, हवा है। एयर फील्ड कैविटी लोकेटेड विद इन द टेम्पोरल बोन,
तो अब ये टेम्पोरल बोन क्या है, याद आ रहा है टेम्पोरल बोन, बोन वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। ये जो यहाँ का जो हड्डी होती है ये सर की, ठीक है, ये देख लो ये हड्डी है, ये दिस इज, ये आपकी हड्डी है। तो जो टेम्पोरल बोन है उसके बीच में रखा हुआ होता है ये, ओके। टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल, उसकी एक कैविटी से क्रिएट हो जाती है, उसी में 3 हड्डियां होती है और यहाँ हवा भरी हुई है। इट्स मेन फंक्शन, रिमेंबर फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन। एम्पलीफायर क्या होते हैं, जो किसी की एम्पलीफायर साउंड में इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ माइक में हेलो करते हैं, स्पीकर में बहुत तेज आवाज आती है, क्या लगे होते हैं, एम्पलीफायर। तो वैसे यहाँ पे जो हल्का हल्का धक्का लगा है, ये इसको बहुत तेज धक्का मारते हैं, तो हल्की सी भी साउंड आगे जाकर काफी तेज सुनाई देती है। ये जो साउंड यहाँ आती है ना, इसको ये कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई करते हैं और ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन को आगे भेजने का काम करते हैं। फंक्शन हर किसी के याद रखने हैं, ठीक है। कहां से, फ्रॉम ईयर ड्रम टू द इनर ईयर, ठीक है ना। तो कहां से साउंड को ले रहे हैं, ये ईयर ड्रम से लेकर के ट्रांसमिट कर रहे हैं कहां, इनर ईयर के पास, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये बाहर के कान से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अलग हो रखा है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने इसको बाहर से सेपरेट किया हुआ है। एंड फ्रॉम द इंटरनल ईयर बाय थिन बोनी पार्टीशन दैट कंटेन 2 स्मॉल ओपनिंग, द ओवल विंडो एंड द राउंड विंडो। और इस तरफ से एक बोनी मतलब हड्डी का ही बना हुआ पार्ट होता है इस टाइप से, उसमें 2 विंडो होती हैं, ये दोनों इसको अलग कर देती हैं इंटरनल ईयर से। बात समझ में आ रही है। तो बाहर की तरफ से इसको जो सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है ड्रम है, अंदर की तरफ से सेपरेट कर रहे हैं वो ओवल विंडो और राउंड विंडो है, ठीक है। तो इनर ईयर, अब थोड़ा सा हड्डियों के बारे में समझ ले, क्या होता है इसके अंदर, कैसा होता है। और इसकी अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा वो ऑसिकल्स, जो हड्डियां हैं उनको हम लोग ऑसिकल्स कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, टिम्पैनिक कैविटी ये क्या है, द एयर फील्ड स्पेस कंटेन द ऑसिकल्स। ये जो हवा भरी है यहाँ पर, यहाँ ऑसिकल्स, कान की जो हड्डियां हैं छोटी छोटी, सबसे छोटी बोन कहीं पाई जाती है तो कान में पाई जाती है, ठीक है। और वो टेम्पोरल जो बोन होती है उसके अंदर होती है, सर की जो टेम्पोरल बोन होती है, ठीक। ऑसिकल्स की बात करें, द 3 स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अब इनमें से भी सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, और इन तीनों में सबसे छोटी स्टेपिस है, जो कि एमसीक्यू आता है। द 3 स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी विच फॉर्म अ चेन, एक चेन ही है एक तरह से, ये यहाँ फिर ये से जुड़ी हुई है, फिर ये आगे से जुड़ी हुई है, चेन कनेक्ट हो रखी है एक के बाद एक, ठीक है। अक्रॉस द मिडल ईयर मैलस। देखो याद कैसे रखोगे, सबसे आगे क्या है, मैलस, फिर इनकस और फिर स्टेपिस। याद रखने का तरीका हमेशा बताता हूं मैं, मिस बोलते हैं ना हम लोग, मैडम के लिए मिस का इस्तेमाल करते हैं, लेडीज के लिए मिस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या नाम याद रखोगे, मिस। तो ईयर ड्रम से मिस, मैलियस, देन इनकस, फिर स्टेपिस। फिर इनका शेप कैसा होता है, हैज होता है, ठीक है ना। वो इनका शेप याद रखोगे, हैमर शेप हो गया, एनविल शेप हो गया, स्टीरअप शेप हो गया। एनविल क्या होता है, मोची होता है ना, जो मोची जैसे उल्टा टाइप का ऐसा एक उसके पास वो रहता है ना, ऐसे औजार सा रहता है जिसके ऊपर की वो जूते रख के सही करता है, इसको हम एनविल कहते हैं। और स्टीरअप वो होता है जो घोड़े जिसे पैर रखते हैं ना हम लोग, पैर रख के चढ़ते हैं घोड़े के ऊपर, तो वो स्टीरअप कहलाता है। तो याद रहेगा ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है। और ध्यान रखो ये एमसीक्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है, और ये तो यार ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये 3 पार्ट, ठीक है ना। खैर, इनका नाम और शेप, ये शेप है आपको याद रखनी है। सीक्वेंस याद रखना है, बाहर से अंदर की तरफ किस सीक्वेंस में है, कौन सी बोन लगी हुई है, ठीक है। तो सीक्वेंस के लिए ये बाहर आउटर और ये इनर, बाहर से चल के आ रहे हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। मैलियस अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम के सरफेस से लगा हुआ है। इनकस कनेक्ट्स द मैलियस एंड स्टेपिस, जो इनकस है वो मैलियस और स्टेपिस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। स्टेपिस इट्स फुट प्लेट फिट इनटू द ओवल विंडो, इसका जो फुट प्लेट होता है यानी कि जो चढ़ते हैं ये वाला ये हिस्सा, ये बिल्कुल ओवल विंडो पे सेट बैठता है, फिट हो जाता है एकदम से,
ठीक। अ मेम्ब्रेन कवर्ड एंट्रेंस टू द इनर ईयर। ओवल विंडो क्या है, एक तरह खिड़की है और वहां पे मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और एंट्रेंस होता है इनर ईयर के लिए, क्योंकि उसमें हल्की सी मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि वहीं से जब ये धक्का मारता है अंदर तो अंदर वाइब्रेशन जाते हैं। द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड थ्रू दिस लीवर सिस्टम। ये जो लीवर सिस्टम आप देख रहे हो, पहले ये है, ये धक्का लगेगा, ये हिलेगा, बहुत तेज धक्का लगता है। इस लीवर सिस्टम से, मतलब ये पूरा सेटअप है, इस सेटअप की वजह से जो साउंड वेव है वो काफी ज्यादा वाइब्रेट्स हो जाती है, मतलब सॉरी एम्पलीफाई हो जाती है थ्रू दिस लीवर सिस्टम एंड ट्रांसफर इनटू द फ्लूइड ऑफ द इनर ईयर। कान के अंदर के ईयर में जो फ्लूइड भरा होता है वहां पर ये वाइब्रेशंस फाइनली पहुंच जाती हैं, ठीक है। एम्पलीफायर थोड़ा कम काम करता है, इसमें तो कह नहीं सकते। हाँ, कुछ ना कुछ सिस्टम में होगा, अगर सुनाई कम दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है जो ईयर का एम्पलीफाइंग सिस्टम है वो कम काम कर रहा होगा। अब कहीं ना कहीं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको साथ प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना, तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मेरे को कान में क्या दिक्कत है, ठीक है। पहले डॉक्टर ने बोल दिया, आप समझ नहीं पाते होंगे, अब एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये सिस्टम चल रहा है कान के अंदर, तो कहाँ क्या बीमारी है वो क्लियर हो रही। ओके, डायरेक्टली बिलो द ओवल विंडो इज अनदर ओपनिंग, द राउंड विंडो, ठीक है। ओवल विंडो के ठीक नीचे राउंड विंडो होती है, which is enclosed by a membrane called secondary tympanic membrane। इसको भी एक मेम्ब्रेन कवर करती है, एक तरह से बैलेंसिंग थोड़ा सा रहता है इसका काम, कि यहाँ से साउंड वेव जाएगा, उसको बैलेंस करने काम में आता है। इसको हम सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं। एंड स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। MCQ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कान में अभी तक आपने देख लिया होगा कि कहानी बड़ी सिंपल है, लेकिन भर भर के इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो इतने सारे हैं कि याद करते पहले तो समझने में टाइम लगेगा। अच्छा, ये इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। पिन्ना है, फिर ये कैनाल है, फिर ड्रम है, फिर मैलिस लगा है, फिर इनकस हड्डी लगी है, फिर स्टेपिस हड्डी लगी हुई है, ठीक है, वो ओवल विंडो से अटैच है। ये सीक्वेंस आपको जितना जल्दी याद हो जाएगा उतना जल्दी आप कान को समझ पाएंगे और उसमें बेहतर करेंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो ये हमारा मिडल ईयर की कहानी खत्म होती है यहाँ पर। अच्छा, अस्टेशन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब, इसकी बात कर लें। मैंने बताया था यहाँ पर एक ट्यूब होती है, ये जा रही है ऑडिटरी ट्यूब। इसका क्या काम है इसको भी समझ लो, इसका भी फंक्शन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। अ कैनाल दैट कनेक्ट्स द मिडल ईयर। एक कैनाल मतलब क्या होता है, पाइप नुमा चीज होती है जो कनेक्ट करती है मिडल ईयर को टू द नेजोफेरिंग्स। जो नाक का होता है ना हिस्सा, यहाँ से नाक की तरफ से आता है ये नेजोफेरिंग्स, यहाँ पे अंदर की तरफ निकलता है, द अपर पार्ट ऑफ थ्रोट, ठीक है। इट इक्वलाइजेस एयर प्रेशर। एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करता है ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर बराबर रहे। अगर ज्यादा होता है तो वहां से हवा बाहर आ जाती है, कम होता है तो यहाँ से हवा अंदर जाती है, ताकि मेरा देखो पर्दा है ना, एक यहाँ से हवा ज्यादा गई तो पिचकेगा ना ये, तो वो इसको इक्वल रखता है, बैलेंस रखता है। Which is why our ears pop when yawning or swallowing। जमाई लेते हैं हम लोग तो पॉप करके साउंड सा आता है, वो बैलेंसिंग हो रही होती है हवा की, ठीक है। ऑन एंड या कई बार एयरप्लेन में होते हैं। खैर एयरप्लेन का लोगों को ज्यादा एहसास नहीं होगा, बहुत कम लोग प्लेन में बैठते हैं। आप कभी उस पे चले जाओगे, क्या कहते हैं, पहाड़ी इलाके में, तो कान में झंपी लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो ड्रेन्स म्यूकस फ्रॉम द मिडल ईयर। मिडल ईयर में अगर कभी कोई म्यूकस वगैरह भर जाता है इन्फेक्शन का, तो वो इसी के माध्यम से, कई बार आप देखोगे कि जुकाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ गले में आया म्यूकस जैसा, तो वो कान का इन्फेक्शन ही होता है, ठीक है। बॉडी फाइट कर रही होती है, ठीक है। तो स्टेशन ट्यूब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर। मिडल ईयर क्लियर हुआ, मिडल ईयर में 3 हड्डियां हैं, मिडल ईयर में 3 हड्डियां हैं। अब हमारा वाइब्रेशन इन हड्डियों से होता हुआ ओवल विंडो तक आ गया है। अब कहानी है इनर ईयर की, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ सन्नाटे में चले जाओ, जरा बंद कर लो, अब ध्यान से सुनना। अभी यही पार्ट इनर ईयर का टफेस्ट पार्ट है ना। मैं भी पानी पी लेता हूं, ठीक है। दिस इज द टफेस्ट पार्ट, इनर ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है इनर ईयर के ऊपर कि इनर ईयर को एक्सप्लेन करो, ऐसा भी आता है। और जिसने इनर ईयर को समझ लिया, समझो ईयर उसका हो गया, और जिसने इनर ईयर को नहीं समझा
वो फिर समझता है बार बार। बहुत टर्म्स आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, तैयार हो जाओ। चलो स्टार्ट करें। ओके, द इंटरनल या इनर ईयर, इसको हम लोग लैबिरिंथ भी कहते हैं। लैबिरिंथ, ठीक है ना, इसका मतलब होता है भूल भुलैया। तो लैबिरिंथ टर्म याद हुआ। लैबिरिंथ इज नथिंग बट द इंटरनल ईयर। बच्चा कंफ्यूज होता है कि इंटरनल ईयर बोले कि लैबिरिंथ बोले, दोनों का मतलब एक ही है। बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स मतलब पाइप, पतले पतले पाइप नुमा रास्तों को कैनाल कहा जाता है। इसे भूल भुलैया क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कैनाल्स हैं बहुत सारे, आपस में ऐसा लगता है कि कहां से घुसे कहां निकल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब समझते हैं आगे बारी बारी से। ये देखो, ध्यान से देखो, स्टेपिस, ये क्या लिखा हुआ है? स्टेपिस। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होगी हमारी। ये स्टेपिस है, ठीक है, इन ओवल विंडो, यहाँ विंडो होती है, यहाँ पर ये धमक मारता है, धम धम धम, और यहाँ अंदर फ्लूइड भरा हुआ। पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे ध्यान से, समझो। स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो पूरा कैनाल सिस्टम है ना, पाइप का टाइप का सिस्टम है। तो देखो, इसको ऐसे समझो कि पाइप के अंदर आपने पाइप डाला हुआ, या फिर यूं समझ लीजिए आप, एक प्लास्टिक का पाइप ले लो और उसके अंदर नहीं पतले पतले लंबे लंबे बैलून होते हैं, फुलाता है बैलून वाला, ठीक है। एक ऐसे इमेजिन कर लो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि ये ऊपर तो हमारा सॉलिड पाइप है और इसके अंदर बैलून वाला यानी कि मेम्ब्रेन टाइप, ठीक है। ये हमारा हो गया मेम्ब्रेन। तो एक पाइप अंदर है और एक पाइप ये सॉलिड है एक तरह से, ठीक है ना। ये पाइप एक बाहर हो गया। अब ध्यान से समझना, ये बीच में बैलून डाल दिया, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन वाला पार्ट एक अलग है। सॉलिड पाइप के अंदर बैलून वाला पाइप, महीन, जो बैलून का मतलब उसकी मेम्ब्रेन कैसी होगी? बिल्कुल महीन होगी। अब कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। जो इस वाले और इस वाले के बीच में यहां पर एक फ्लूइड होता है। क्या है? फ्लूइड, एक पानी जैसा भरा होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिलिम्फ, ठीक है। अभी कुछ बच्चों का ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, यही चीज अभी आगे कोरिलेट करवाऊंगा मैं, ये चीज कहां समझा रहा हूं मैं। अभी मैं कह रहा हूं कि एक आप इमेजिन करो, एक डायग्राम को सिर्फ इमेजिन करो। कान में कहां होता है ये मत सोचो, अभी केवल ये सोचो कि एक पाइप है, उसके अंदर लंबा नहीं, लंबे लंबे बैलून होते पतले वाले, उसको आपने सेट कर दिया है। बैलून के और इस पाइप के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको पेरिलिम्फ कहते हैं, और इस बैलून के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको कि एंडोलिम्फ कहते हैं। तो आपको बच्चों को ये समझने में दिक्कत आती है दो दो फ्लूइड कहां पर है, कैसे हैं। तो पहले तो स्ट्रक्चर दिमाग में सेट हो कि कान में ये जो इस तरह गोल गोल का स्ट्रक्चर है ना, ये जितना गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये देखो ये यही है, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये अंदर जो बैलून वाला बता रहा हूं। तो उम्मीद है अब आप कोरिलेट कर लिया होगा। क्लियर है? यस और नो में फटाफट जवाब दो। ये स्ट्रक्चर किस तरह से आपको समझना है, और ये पूरे कान में रहेगा, ये पूरे कान में घूम रहा है। फटाफट यस और नो में जवाब दो। क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? ये इस तरीके से ये पूरा कान में घूम रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यहां से थोड़ा सा अलग होता है, इसका पार्ट बाद में बताऊंगा। ये पार्ट समझ में आ गया। तो ये देखो, ये जो बाहर जो मैं बता रहा हूं सॉलिड, इसको हम कहते हैं बोनी लैबिरिंथ। जो बाहर सॉलिड वाला पार्ट है इसको बोनी लैबिरिंथ कहते हैं। इसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है। ये देखो, इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? फ्लूइड जो भरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर जो ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, क्योंकि ये महीन होता है, मतलब मुलायम होता है, और इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि भाई ये बोनी लैबिरिंथ क्या है, ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ क्या है। ये दो टर्म समझने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। ये पूरा ये सिस्टम इस टाइप से पूरा फैला रहता है, दो पाइप के अंदर पाइप, और ये पूरा इस टाइप से लगा हुआ है, ठीक है।
और ये 3, 1, 2 और ये 3, और ये तीनों कुछ इस हिसाब से होते हैं कि एक ऐसा है तो ये इधर वाला है ना, ये ऐसा होगा, मतलब 90 डिग्री पे रहते हैं, समझना बात को। अगर ये ऐसा है तो पीछे वाला ऐसा होगा और इधर वाला कुछ ऐसा हो जाएगा। तीनों ऑलमोस्ट, ये वाली रिंग, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे एक्स, वाई और जेड एक्सिस होती है, एक दूसरे के लगभग परपेंडिकुलर होते हैं। और इनके जो लैबिरिंथ होते हैं, लैबिरिंथ है जो ये, इनका जो एंड होता है, ये स्वेलिंग होती है। इस एंड पे, इस एंड पे क्या मिलेगी? स्वेलिंग मिलेगी। और इस स्वेलिंग एंड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। और ये 3 कैनाल है, एक, अच्छा पूरा कंप्लीट नहीं है, ये देखो आधा, ये आधा, ये आधा, इसीलिए हम इनको सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। बैलेंस वाले फ्लूइड की बात कर रहा है अभी मैं, जितना बता रहा हूं अभी वहीं पे आता हूं, ठीक है ना। अभी बैलेंस वाले फ्लूइड के पास भी जाएंगे। स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर बच्चों को समझने में दिक्कत आती है तो पहले उसको क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। चलिए, तो ये 3 स्ट्रक्चर, 3 कैनाल हैं, आधे आधे हैं, पूरे फुल नहीं है, तो सर्कुलर ना बोल के क्या बोला गया? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। ये आगे की तरफ होता है, ठीक है, तो एक एंटीरियर हो गया, एक पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर हो गया, एक साइड में होता है तो लैटरल। 1, 2 और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाहर जो वाला पाइप को बोनी लैबिरिंथ कहते हैं, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन वाला होता है उसको मेम्ब्रेन लैबिरिंथ कहते हैं, यानी कि सॉलिड के अंदर मेम्ब्रेन वाला पाइप, बैलून वाला टाइप जैसी चीज घुसी हुई रहती है। और उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको पेरिलिम्फ कहते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। इनका जो एंड आगे स्वेलिंग है, फूले हुए हैं, उसको हम एम्पूला कहते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो एम्पूला हैं, ये फिर एक मोटे से स्ट्रक्चर में आकर के जुड़ गए हैं ये, ठीक है। एक तरह का कह लो कि पूरा स्ट्रक्चर में तीनों एम्पूला जुड़ गए हैं। इस स्ट्रक्चर को यूट्रिकल कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इस यूट्रिकल से एक पतले से पाइप से एक और पाउच जैसा स्ट्रक्चर निकला रहता है, जिसको कि हम लोग, थोड़ा खिचड़ी हो गई यहाँ पर, समझो बात को। ये तीनों एम्पूला एक साथ जुड़ गए, फिर एक हल्के से कनेक्शन से एक हल्का सा, मतलब इसको हम पाउच बोल सकते हैं, ठीक है। एक हल्का सा एक और स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है और इसको हम लोग सैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्यूल कहते हैं। और देखो, ये जो हमारा यूट्रिकल और सैक्यूल जिस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है, इसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, इसीलिए मैंने कहा था ना, चैप्टर ये छोटा है, मतलब चैप्टर बोल रहा हूं, सॉरी, टॉपिक एनाटॉमी ऑफ ईयर छोटा है, बट इसको समझना ही थोड़ा सा पेचीदा काम होता है। फिर से देख लेते हैं इसको, बात को समझो। ये जो बाहर का जो बोनी लैबिरिंथ है ना, ये वाला हिस्सा, ये देखो यहाँ पर सर्कुलर है इस टाइप से, यहाँ पे भी सर्कुलर है, लेकिन यहाँ पर आके देखो, ये यहाँ पर आके इतने हिस्से की अगर मैं बात करूं, ये इतना हिस्सा जो है एक तरह से, ठीक है, ये जो हिस्सा है बोनी वाला, बाहर वाला, इसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। और उसके अंदर जो मैंने कहा था मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लैबिरिंथ, वो एक तो ये काफी मोटा सा स्ट्रक्चर रहता है और एक इसी मोटे वाले स्ट्रक्चर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर और निकला हुआ रहता है। तो जो ये बड़ा वाला होता है इसको यूट्रिकल कहते हैं, छोटे वाले को सैक्यूल कह देते हैं। तो वेस्टिब्यूल, सैक्यूल, यूट्रिकल, ये आपको पार्ट समझ में आने चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो अभी फिर से बता दें, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज ये आपको यही दिक्कत देंगे। कॉक्लिया तो अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सेमी सर्कुलर कैनाल का कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहे हैं। क्लियर है बातें? चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। कॉक्लिया बाद में देखेंगे, कॉक्लिया का डायग्राम अलग से एक और है, इसमें कॉक्लिया नहीं है, ठीक है। ऑडियो इज नॉट क्लियर। किसी और बच्चे के साथ ऑडियो का इशू आ रहा है क्या? किसी और बच्चे के साथ ऑडियो का इशू है? अगर एक ही बच्चे के साथ ऑडियो का इशू होगा तो वो बच्चे के खुद का नेटवर्क का होगा। अगर मेरी साइड से इशू होगा बेटा तो फिर सबके साथ इशू आएगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, सब बच्चे जवाब दें, क्या ऑडियो का इशू है किसी और बच्चे के साथ?
और जो आप बता रहे हो कि ऑडियो का इशू है वो किस टाइप का इशू है वो बताएं मेरे को। इको हो रहा है, कट कट के आ रही है? नहीं, पूजा बोल रही है कि इशू नहीं है, तो इसका मतलब मेरी साइड से इशू नहीं है। ठीक है बेटा बीजियान, आप एक बारी, कोई इशू नहीं है। जिनको इशू आ रहा है वो एक बारी डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करें। अलग अलग एरिया के नेटवर्क्स होते हैं, तो उनका आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वहां से थोड़ा इशू आ रहा होगा, उसको आप डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करें क्लास को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाउ स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने देख लिया इनर ईयर होता है, उसको लेबिरिंथ कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेट होता है। स्ट्रक्चर हमने ऑलमोस्ट समझ लिया है, अब लिखना क्या है वो भी देख लें थोड़ा सा। स्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन डिविजन्स एंड आउटर, जो बाहर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोनी लेबिरिंथ कहते हैं, है ना। अब फटाफट समझ में आएगा आपको। जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको बोनी लेबिरिंथ कहते हैं, जो बाहर का स्ट्रक्चर उसको सॉलिड वाला उसको बोनी लेबिरिंथ कहते हैं। ठीक है, जो अंदर वाला है उसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं इसको मैं, ताकि आप चीजों को पकड़ के चलें। अगर मैं डायरेक्ट इसको पढ़ना लगूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बोनी लेबिरिंथ दैट इनक्लोजेस, मतलब अपने अंदर रखता है एक और इनर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को। ठीक है, इट इज लाइक लॉन्ग बैलून्स, ये कुछ ऐसा है कि जो लंबा लंबा जो बैलून है उसको एक रिजिड ट्यूब, एक सॉलिड ट्यूब के अंदर डाल दिया गया है। ये कुछ इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट आप एग्जाम में मत लिखना, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। ओके, बोनी लेबिरिंथ की बात करें, इट इज सीरीज ऑफ कैविटी। ये 3 सर्कुलर कैनाल है, एक सीरीज है, कैविटी होती है यानी कि इनके अंदर होलो है, छेद होता है। इन टेम्पोरल बोन, ये कान हमारा है कहां पे, इंटरनल ईयर, ये क्वेश्चन आता है कई बार। जो हमारा सर का टेम्पोरल बोन है ना, हड्डी, उसमें पाया जाता है। ये डिवाइड इनटू 3 एरियाज, 3 एरियाज में बटा हुआ है ये। द सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, तो जो लेबिरिंथ है ये सेमी सर्कुलर कैनाल आ गए। ठीक है, देन द वेस्टिब्यूल, ये बीच का जो हिस्सा है गोल वाला, काफी चौड़ा सा है, इसको वेस्टिब्यूल बोलेंगे। ओके, एंड द कॉक्लिया, और तीसरा पार्ट क्या है, ये कॉक्लिया। ठीक, आगे आते हैं। द बोनी लेबिरिंथ कंटेन फ्लूइड पेरिलिम्फ। बोनी लेबिरिंथ के अंदर मैंने बताया ना कि मेम्ब्रेन और बोनी के बीच में जो जगह है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिलिम्फ कहते हैं। यही सब लिखना है और कुछ नहीं एग्जाम में लिखना है। और जो मेम्ब्रेनस होता है, अच्छा, ये जो पेरिलिम्फ है ये केमिकली अगर हम बात करें तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरह होता है, यानी कि एक तरह से कशनिंग का काम कर रहा है। कुशनिंग मतलब कि अंदर की जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो रगड़ खा के खराब ना हो जाए। ओके, ये फ्लूइड सराउंड करता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को, यानी कि ये जो फ्लूइड है ये चारों तरफ रहेगा, तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की कवरिंग में रहेगा ये। ठीक, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज ए सैक, एक पाउच और ट्यूब होता है। ठीक है, ये देखो, ये पाउचेस कहा जाएगा, ये जो गोल गोल है ये पाउचेस हो गए और ये ट्यूब हो गए। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है, इज ए सैक्स एंड ट्यूब्स इनसाइड द बोनी लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ के अंदर ये पाउचेस और ट्यूब्स होते हैं। दैट हैव द सेम जनरल फॉर्म, इसका भी वैसा ही फॉर्म और शेप होती है जैसी बोनी लेबिरिंथ की होती है, एज द बोनी लेबिरिंथ, एंड कंटेन, और इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर हियरिंग, सुनने के लिए, एंड इक्विलिब्रियम के अंदर। अब आई असली कहानी, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर हमको रिसेप्टर्स मिलेंगे। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंटेन फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। तो ध्यान रखना, एंडोलिम्फ किसके अंदर है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर। पेरिलिम्फ किसके अंदर है, बोनी लेबिरिंथ के अंदर। एमसीक्यू हैं ये अच्छे खासे जो इस तरह से आते हैं। यही बस इंटरनल स्ट्रक्चर ही कान का दिक्कत देता है, बाकी फिर दिक्कत नहीं। मतलब आई और ईयर है जो थोड़े से पेचीदे हैं, बाकी आगे फिर सिंपल सिंपल आएंगे सेंस ऑर्गन, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वेस्टिब्यूल की बात करें, याद आया वेस्टिब्यूल, इज द ओवल, ओवल होता है, ओवल अंडाकार, इस टाइप से रहेगा, ओवल शेप का रहेगा, सेंट्रल पोर्शन ऑफ बोनी लेबिरिंथ, यानी कि हम देख सकते हैं ये बीच में ओवल शेप का है कुछ इस टाइप से। हम देखें अगर ये यहां से मतलब पूरा ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूं मैं, ये इस टाइप से, ये जो पोर्शन है ना बोन, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है बोनी लेबिरिंथ का, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, ओके। द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इन द वेस्टिब्यूल, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वेस्टिब्यूल के अंदर होती है
कंसिस्ट ऑफ 2 सैक्स, उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लैवारिन्थ होती है वो 2 पाउचेस के फॉर्म में रहती है, जिसको हम यूट्रिकल और सैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो फिर से वेस्टिब्यूल के अंदर जो मेरा ये मेम्ब्रेनस लैवारिन्थ है, ये अल्टीमेटली 2 पाउचेस, एक ये वाला पाउच और एक ये वाला पाउच, तो इसको हम कहते हैं यूट्रिकल और इस वाले को कहते हैं सैक्यूल। ये 2 पाउचेस के रूप में इसके अंदर एग्जिस्ट करता है ये। ओके, विच आर कनेक्टेड बाय स्मॉल डक्ट। ठीक है, यूट्रिकल और सैक्यूल ये आपस में एक छोटी सी डक्ट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। कोई भी चीज समझ में ना आए तुरंत के तुरंत अभी पूछ लेना मुझसे। ओके, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वेस्टिब्यूल आर द 3 बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये जो वेस्टिब्यूल होता है, यहीं से 3 सेमी सर्कुलर, ये है यहीं से 3, 1 2 और 3, इसी वेस्टिब्यूल से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रोजेक्ट होती हैं, बाहर को निकलती हैं। ठीक है, ईच ऑफ विच लाइज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल टू ईच अदर, और तीनों कैनाल लगभग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। एट वन एंड ऑफ ईच कैनाल इज स्वेलन एंड, हर कैनाल का जो अंत होता है, एंड होता है, वहां फूला हुआ होता है, स्वेल होता है, उसको हम एम्प्यूला कहते हैं। द पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेनस लैवारिन्थ दैट लाई इनसाइड द बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल आर कॉल्ड सेमी सर्कुलर डक्ट्स। फिर से, द पोर्शन, ओके, जो स्वेलन एंड होता है उसको हम एम्प्यूला कहते हैं। ये जो फूला हुआ एंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्यूला कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बोनी लैवारिन्थ का फूला हुआ हिस्सा है उसको हम एम्प्यूला कह रहे हैं। आगे आते हैं, अब फिर क्या कह रहा है? द पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेनस लैवारिन्थ, मेम्ब्रेनस लैवारिन्थ का हिस्सा जो कि अंदर है किसके? बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल के, और कॉल्ड सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ठीक है, तो दोनों के नाम अलग अलग हैं। जो 3 कैनाल बोनी लैवारिन्थ बना रहा है उसको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। उसके अंदर जो 3 कैनाल मेम्ब्रेनस लैवारिन्थ बना रहे हैं उसको हम सेमी सर्कुलर डक्ट कहते हैं। यहां बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, कैनाल और डक्ट। ठीक है, थोड़ा सा अंतर कर दिया बस, तो बाहर वाले को कैनाल बोल दिया है, उसके अंदर वालों को डक्ट बोल दिया है, सेमी सर्कुलर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। आगे आते हैं, दीज स्ट्रक्चर, ये लाइन बच्चों को कंफ्यूज करती है, सेमी सर्कुलर डक्ट बोले या कैनाल बोले। तो मेम्ब्रेनस बोनी लैवारिन्थ को कैनाल बोला गया सेमी सर्कुलर, और मेम्ब्रेनस लैवारिन्थ को डक्ट बोला गया सेमी सर्कुलर। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स कनेक्ट विद द यूट्रिकल ऑफ द वेस्टिब्यूल। अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं कनेक्ट होते हैं यूट्रिकल ऑफ द वेस्टिब्यूल। तो ये जो हमारा यूट्रिकल है, ठीक है, ये जो डक्ट है ये अल्टीमेटली यूट्रिकल से क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक, क्लियर है बातें? तो इसको समझने के लिए आप डायग्राम में आप लोगों से कहूंगा कि ईयर के लिए जो ये आप नोट्स निकालेंगे कल को, तो ये डायग्राम जरूर आप लोग निकाल के अपने सामने रखिएगा। बिना डायग्राम के इसको मत पढ़िएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। एंटीरियर टू द वेस्टिब्यूल इज द कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल क्या था दिखाता चलता हूं मैं तुम लोगों को, जिससे कि दिक्कत ना हो। ये मेरा वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल, ठीक है, ये हिस्सा वेस्टिब्यूल है। इसके एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ कॉक्लिया होता है। ठीक है, एंटीरियर टू द वेस्टिब्यूल इज द कॉक्लिया, अ बोनी स्पाइरल कैनाल। ये भी हड्डी की बनी हुई एक स्पाइरल कैनाल होती है। स्पाइरल समझते हो ना, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है इस टाइप से। ठीक है, जैसे स्पाइरल होता है इस टाइप से स्पाइरल कैनाल होता है। कैनाल है ये भी, यानी कि पाइप नुमा चीज है। That resembles a snail shell, जो कि स्नेल के ऊपर शेल होता है ना, देखिए संग टाइप का, बिल्कुल वैसे दिखाई पड़ता है। एंड मेक्स ऑलमोस्ट 3 टर्न, और लगभग 3 टर्न, 1 2 और ये 3 टर्न लगभग ले लेता है ये। अराउंड अ सेंट्रल बोनी कोर कॉल्ड मॉडियोलस, बीच में एक बोनी कोर होती है, हड्डी का बना हुआ एक बीच का हिस्सा होता है, उसके इर्द गिर्द 3 बार ऐसा रोटेट कर जाता है ये। ठीक, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, मेन चीज यहां से स्टार्ट हो रही है।
सेक्शंस थ्रू द कॉक्लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। ये समझ लिया तो कॉक्लिया समझ में आ जाएगा। कॉक्लिया को जब हम काटते हैं ना, सेक्शंस, फिर से अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज, यहां बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये मैं बता देता हूं क्या, अब आप क्या समझने वाले हो। ये डायग्राम आप देखा होगा ना आप लोगों ने, ये डायग्राम बच्चा समझ ही नहीं पाता है ये डायग्राम कान के किस हिस्से में है, कहां है, ऐसे पढ़ लेता है ये डायग्राम अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जिन लोगों को इस डायग्राम से डर लगता आया है कि ये डायग्राम कहां है, कैसा है, वो यहां क्लियर होगा। तो ध्यान से देखो जरा इसको, ठीक है। तो सेक्शंस थ्रू द कॉक्लिया रिवील, जो अगर हम कॉक्लिया को काटें तो वो हमको रिवील करता है, बताता है दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 चैनल्स। अगर आप कॉक्लिया को कहीं से काट दो, कहीं से भी काट दो, यहाँ से कट किया हुआ है, ये गोल गोल, मतलब ऐसा समझो कि कॉक्लिया क्या था, एक पाइप नुमा चीज थी। ये ऐसा मान लो, ये पाइप नुमा चीज आई, 1 2 और 3, ठीक है। इसको हम पाइप नुमा कर देता हूं ताकि समझ में आए सही से। ओके, तो बाहर से तो हमको क्या दिख रहा है ये, कि ये पाइप है, ठीक है। बाहर से हमको क्या दिख रहा है, पाइप है। लेकिन अगर मैं इस पाइप को कहीं से काटूं, समझना बात को, कहीं से अगर मैं इस पाइप को काट दूं और इसको ऐसे सामने लाके देखूं, तो मैं क्या देखता हूं कि इस पाइप के अंदर, तो जैसे काट दूं अगर मैं, तो इस पाइप के अंदर ना 3 कैविटी है। इस पाइप के अंदर 1 मिनट, ऐसे ये पाइप देख रहे हो, समझ में आ रहा है। ये जो कॉक्लिया है, इस तरह से पाइप, यही पाइप ऐसे जा करके ऐसे ऐसे कर लपेट गया, और पाइप को अगर मैं काटता हूं तो पाइप के अंदर मेरे को 3 कैविटीज, यानी कि इस पाइप के अंदर भी 3 कैविटी और है, और यही कैविटी समझनी है। यहां आती है दिक्कत, ठीक है। कॉक्लिया भी एक पाइप नुमा चीज है, 3 बार लिपटा हुआ है। उसको अगर आप काटोगे तो उसके अंदर आप क्या देखते हो कि 3 कैविटी और है, क्लियर। उसके अंदर भी 3 कैविटी और मिल जाएंगी। आगे चलें, ठीक। तो क्या कह रहा है, सेक्शन थ्रू द कॉक्लिया रिवील दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 चैनल्स। उसके अंदर भी 3 चैनल है, ठीक है। कॉक्लियर डक्ट, उन चैनल्स का नाम क्या है, कॉक्लियर डक्ट, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। ये नाम थोड़े से अजीब लगते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉक्लिया को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर 3 और हमको पाइप या चैनल्स दिखाई पड़ते हैं, उनके नाम है, एक है कॉक्लियर डक्ट, एक है स्केला वेस्टिबुलाई और एक है स्केला टिम्पेनाई। ये हम देख सकते हैं। हमने इसको काटा है तो जो बड़ा वाला हिस्सा हमको देख पा रहे हैं वो स्केला टिम्पेनाई है। जो छोटा सा हिस्सा ये देख पा रहे हैं ये कॉक्लियर डक्ट है, और इसके इधर जो हिस्सा देख पा रहे हैं हम वो स्केला वेस्टिबुलाई है। तो ये 3 हिस्से हमको यहाँ पर चैनल्स दिखाई पड़ रहे हैं। उम्मीद है स्केला टिम्पेनाई, कॉक्लियर डक्ट और स्केला वेस्टिबुलाई क्या होते हैं और कान के किस हिस्से में है, कॉक्लिया के किस हिस्से में है, ये आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है फिर आगे, द कॉक्लियर डक्ट और स्केला मीडिया, कॉक्लियर डक्ट का ही दूसरा नाम स्केला मीडिया है क्योंकि बीच में पाई जाती है, इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मेम्ब्रेनस लबायरिंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो कॉक्लियर डक्ट है ना, ये कंटिन्यूएशन, यानी कि कुछ और नहीं है, ये मेम्ब्रेनस लबायरिंथ जो है ना, यहां से ये कनेक्ट हो रहा है, ये तीनों आके जुड़ी हुई हैं, और ये यहां से, ये हमारा कॉक्लियर डक्ट है, ये यहां से ना इसी मेम्ब्रेनस लबायरिंथ को ही आगे कंटिन्यू लगातार आगे लेके जा रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं जो मेरी मेम्ब्रेनस लबायरिंथ है यहाँ पे फूल गई है, ऐसी ऐसी हो गई है, और आगे जाके फिर ये पतली में हो गई है, और इसके अंदर से गोल गोल घूम गई है। और इसी मेम्ब्रेनस लबायरिंथ के दोनों तरफ, यानी कॉक्लियर डक्ट कुछ और नहीं है, मेम्ब्रेनस लबायरिंथ का ही आगे का एक्सटेंशन है, आगे का हम कह सकते हैं, हम कहते हैं ना कि आगे का हिस्सा है, जो क्योंकि वो कॉक्लिया में आ गया है तो इसलिए इसका नाम हमने कॉक्लियर डक्ट बोला है, ठीक है। किसमें आ गया, कॉक्लिया में आ गया, वरना उससे पहले क्या था,
उससे पहले इसका नाम क्या था, सेमी सर्कुलर डक्ट है। लेकिन जैसे ही ये वाला हिस्सा कॉक्लिया में आ गया, हमने इसको कॉक्लियर डक्ट बोल दिया है। तो क्या करेंगे आप इसको याद करने के लिए, कुछ नहीं करेंगे, कॉक्लियर डक्ट इज इक्वल टू मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कॉक्लियर डक्ट कुछ और नहीं है, क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। आगे आते हैं। ठीक है, यानी कि कॉक्लियर डक्ट ही यहां से मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ही आगे जाकर के कॉक्लियर डक्ट बन जाती है। ठीक, ओके, तो कंटिन्यूएशन ऑफ द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इनटू कॉक्लिया, इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। तो जाहिर सी बात है, कॉक्लियर डक्ट है इसके अंदर क्या भरा होगा, एंडोलिम्फ होगा, क्योंकि वही मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भरा हुआ था। अब ये टर्म्स हैं, आपको अगर चीजें अभी समझ में आ रही है तो समझ लो, अभी याद नहीं होंगी एकदम से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप याद होंगी। और इसको आप जो स्ट्रक्चर है स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे कि अच्छा पहले इतना पढ़ लिया, फिर इसको आगे पढ़ेंगे। मेरे को तो क्लास में एक ही बार में एक्सप्लेन करना है, बट आप स्टेप बाय स्टेप में पढ़ेंगे अगर कंफ्यूजन होगी ज्यादा तो। आगे आते हैं। The channel above the cochlear duct is the scala vestibuli। ठीक है, जो कॉक्लियर डक्ट के ऊपर यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको हम ऊपर, इसकी सेटिंग इस तरह से होती है, यहाँ पे डायग्राम ऐसा बना हुआ है, तो ये इस तरह से रखा होता है, तो इस टाइप से, तो इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको स्टेबला वेस्टिबुलाई कहते हैं, और जो नीचे वाला चैनल होता है उसको स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। बस यही वो डायग्राम है। ये बीच का चैनल मेरा क्या है, कॉक्लियर डक्ट। उम्मीद है डायग्राम जो कभी शायद समझने में बड़ी दिक्कत देता होगा, ये कॉक्लियर डक्ट, इसके ऊपर स्केला वेस्टिबुलाई, उसके नीचे स्केला टिम्पेनाई। ठीक है, वेस्टिबुलाई छोटा है, टिम्पेनाई इसी को काट के दिखा रखा है, ऐसा कट करके। ये डायग्राम कुछ और नहीं है। चलें आगे, चलिए आगे आते हैं। द चैनल अबव, ऊपर वाले को देखो, जो ऊपर है उसको वेस्टिबुलाई कहेंगे और जो नीचे है उसे टिम्पेनाई कहेंगे। ठीक, which ends at oval window। ठीक है, जो कॉक्लियर डक्ट है, जो ऊपर वेस्टिबुलाई है, वो घूम फिर करके उसका एंड कहां पे हो जाता है, ओवल विंडो के पास। अब ध्यान दो इस चीज का, यानी कि ये ऊपर वाला चैनल है, घूमता घूमता आएगा और ये घूमता हुआ इसका जहां पर हमारा ये स्टेपिस होती है ना, यहीं पर आकर के इसका एंड हो जाता है। यानी कि स्केला टिम्पेनाई जो कैविटी है वो घूम करके फाइनली कहां पर एंड हो जाएगा, ओवल विंडो के पास आकर के। ठीक है, द चैनल बिलो द स्केला टिम्पेनाई विच एंड्स एट द राउंड विंडो। तो दूसरी खिड़की है वो किसका अंत है, मतलब लास्ट होता है हमारा स्केला टिम्पेनाई का होता है। बोथ द स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई आर पार्ट ऑफ द बोनी लैबिरिंथ। ठीक है, बोनी लैबिरिंथ यहां पर तो एक थी, लेकिन आगे जाकर के बोनी लैबिरिंथ दो हिस्सों में बढ़ती है, एक स्केला टिम्पेनाई होती है, एक स्केला वेस्टिबुलाई हो जाती है। क्लियर? ठीक है, और क्योंकि ये बोनी लैबिरिंथ का ही आगे जाके हिस्से होते हैं, इसीलिए टिम्पेनाई और वेस्टिबुलाई के अंदर हमारा पेरिलिम्फ फ्लूइड भरा होता है। तो बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है किसके अंदर एंडोलिम्फ है और किसके अंदर पेरिलिम्फ है, और जो कि एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो ये कंफ्यूजन आज से खत्म। द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कॉक्लियर डक्ट फ्रॉम द, अच्छा, जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करती है कॉक्लियर डक्ट को फ्रॉम द स्केला वेस्टिबुलाई एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है, तो हम देख सकते हैं कि जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, यानी कि वेस्टिबुलाई नीचे होता है और टिम्पेनाई ऊपर होता है। तो यानी कि जो वेस्टिबुलाई है और जो हमारा कॉक्लियर डक्ट है, इसको सेपरेट करने वाली जो बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का नाम वेस्टिबुलर इसी के नाम पे रखा गया है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसे बेसिलर, बेसिलर क्यों बोल दिया, क्योंकि बेस नीचे की तरफ है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन बोल दिया गया है। तो वेस्टिबुलाई और कॉक्लियर डक्ट को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन का नाम वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ये याद रहेगा। और नीचे जो होता है हमारा टिम्पेनाई होता है, उसको और इसको सेपरेट करने का नाम क्या होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन है। यही टर्म्स बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। पहली बात तो ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता कान में कहां पर है, कैसा है, फिर बच्चा इसको रटता है बैठ करके, और रटना रटने जैसा होता है। अब जब समझ में आ गया ना, तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो।
टर्म्स अगर आपको आते होंगे तो। ठीक है, फिर क्या है, रेस्टिंग ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन इज स्पाइरल ऑर्गन। ठीक है, रेस्टिंग ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन इज द स्पाइरल ऑर्गन, द ऑर्गन ऑफ कोटाई। यहां पर अगर हम देखेंगे इस ऑर्गन ऑफ कोटाई को, नेक्स्ट जो हमारा फिजियोलॉजी को और डिटेल में समझेंगे। ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, बेसिलर मेम्ब्रेन है ये, इसके ऊपर ये एक स्ट्रक्चर सा रखा हुआ है, ये जो हिस्सा है ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कहां रखा हुआ है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है, और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई किसके ऊपर होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ये एक स्पाइरल ऑर्गन होता है। द स्पाइरल ऑर्गन इज कॉल्ड शीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये जो ऑर्गन है ये एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है। इसके अंदर सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं और साथ साथ में 16,000 हेयर सेल्स होते हैं। देखो यही हेयर सेल्स आगे जाके हमारे सुनने में हेल्प करेंगे, जो कि हम फिजियोलॉजी में समझेंगे। ठीक है, 16,000 हेयर सेल विच आर द रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग। एक्चुअल में जो हेयर सेल्स होते हैं यही क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं हियरिंग के, सुनने वाले, मतलब सुनने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। एट द एपिकल टिप ऑफ ईच हेयर सेल्स। हेयर सेल की डिटेलिंग हम नेक्स्ट पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझते हैं जो हेयर सेल्स होते हैं, हेयर टाइप ही होते हैं इसलिए हेयर सेल बोला जाता है, पतले पतले होते हैं। इनकी टिप की बात करें तो हर एक जो सेल होता है उसके टिप के ऊपर ईच हेयर सेल्स आर स्टीरोसीलिया, एक और बहुत महीन बारीक सा, जैसे सीलिया विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई होता है, स्टमक के अंदर विलाई होते हैं, उसके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं, वैसे ही हेयर सेल्स की टिप के ऊपर बहुत छोटे से और पतले से सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम स्टीरोसीलिया कहते हैं। डेट एक्सटेंड इनटू द एंडोलिम्फ, ये जाकर के एंडोलिम्फ के अंदर घुस जाते हैं। एंडोलिम्फ में जब भी वाइब्रेशन होगा तो ये वाले हेयर सेल्स हिलेंगे और सिग्नल को कैच करते हैं, और ये पीछे की साइड से न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, सिग्नल भेज देते हैं। और ये सारी फिजियोलॉजी को हम कल समझेंगे डिटेल में, फिलहाल यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि स्ट्रक्चर में कैसा क्या है। एंडोलिम्फ ऑफ द कॉक्लियर डक्ट। ठीक है, तो ध्यान क्या रखेंगे, जो हेयर सेल्स हैं एपिकल टिप ऑफ ईच हेयर सेल्स, उसके ऊपर और एक बारीक महीन सीलिया पाए जाते हैं, इसको हम स्टीरोसीलिया कहते हैं। और वो स्टीरोसीलिया एंडोलिम्फ जो कॉक्लियर डक्ट है उसके एंडोलिम्फ में घुस जाते हैं। ठीक है, जिससे कि वाइब्रेशन होगा तो उसको कैच करेंगे। एट देयर बेसल एंड, यानी कि उनके बेस की तरफ, हेयर सेल्स साइनेप्स विद सेंसरी न्यूरॉन। ये देखो टॉप ऊपर की तरफ हेयर सेल्स एंडोलिम्फ में घुसे हुए हैं, जहां से वाइब्रेशंस आएंगे, कैच करेंगे। उन वाइब्रेशंस को फिर वो केमिकली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूरॉन के सिग्नल में, और वो सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ फिर ब्रेन में चला जाता है सिग्नल, और उसको हमारा ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है, समझता है कि कौन से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसका क्या मतलब है। ठीक है, द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, अभी ये क्या चीज है, द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल जेलेटिनस मेम्ब्रेन। ये काफी फ्लेक्सिबल होती है और जेलेटिनस होती है। अच्छा देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये देखो। ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं। ये बेसिलर मेम्ब्रेन, यानी कि बेसिलर मेम्ब्रेन जो बेस पर है। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, हेयर सेल्स है। ठीक है, ये नीचे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, उसके ऊपर हेयर सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं, ये अंदर की तरफ होते हैं, इनर हेयर सेल्स हो गया, सबका काम एक ही है। हेयर सेल्स के ऊपर अगर आप देख पा रहे होगे तो ये बड़े महीन महीन से निकले हुए हैं, जिनको कि हम लोग स्टीरोसीलिया कहते हैं। जो पढ़ रहे थे हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरोसीलिया। ठीक है, और जो बेस की तरफ है, नीचे बेस इनका कॉक्लियर ब्रांच ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वो सेंसरी न्यूरॉन ले जा रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, जो स्टीरोसीलिया होते हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको कि हम लोग टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जेल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, कवर्स द हेयर सेल ऑफ द स्पाइरल ऑर्गन। ये जो स्पाइरल ऑर्गन है हमारा, ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है, इसके हेयर सेल को कवर करके रखता है। द एंड्स ऑफ द स्टीरोसीलिया ऑफ द हेयर सेल्स आर एम्बेडेड इन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। उनका जो एंड होता है ना हेयर सेल्स का, वो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में धसा हुआ होता है। while the bodies of the hair cell rest on the basilar membrane, और जो उनका बॉडी होती है वो बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि
कवर करती है हेयर सेल्स को, तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि टेक्टोरल मेम्ब्रेन नाम की भी एक चीज होती है। दैट्स इट। यहीं से हमारी आगे फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यहीं से आगे हमारी क्या स्टार्ट होगी? फिजियोलॉजी। टर्म्स बहुत सारे हैं, लेक्चर अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम इसको आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ब्रेक में पढ़ना है, पार्ट वाइज पढ़ना है। ठीक है, बाद बाकी यही एक सेंस ऑर्गन में थोड़ा टेढ़ा ऑर्गन है जो समझने में दिक्कत देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर और टर्म्स इतने सारे हैं, स्ट्रक्चर भी थोड़ा पेचीदा है और टर्म्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो करना क्या है वो सबको पता है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, उसको हम यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।